नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों का। देहरादून में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में पहुंच सीएम ने क्या कुछ कहा। राज्य के कृषि मंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री, ग्राम्य विकास मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे कृषि सचिव श्री सुरेंद्र नारायण पांडे जी, अभी हमारे बहुत इन विभागों को और गति देने के लिए इनके संचालन में जिनका योगदान होगा, ऐसे श्री महेश्वर सिंह मेहरा जी, उपाध्यक्ष चाय विकास सलाहकार परिषद, रूपेश उपाध्याय जी, उपाध्यक्ष उत्तराखंड जैविक कृषि, बलबीर सिंह गुनियाल जी, उपाध्यक्ष जड़ी बूटी सलाहकार समिति, प्रताप सिंह पवार जी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, भुवन विक्रम डबराल जी, उपाध्यक्ष जड़ी बूटी समिति, महानिदेशक कृषि उद्यान श्री रणबीर सिंह चौहान जी, गौरव जी एवं राज्य के विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी हमारे कृषक भाई बहन, अन्य अधिकारीगण, कृषि विभाग, उद्यान विभाग के हमारे हमारे बहुत वरिष्ठ नेता श्री प्रताप जी रावत जी और सभी उत्तराखंड के कोने कोने से आए हुए सभी किसान भाई एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज यहाँ पधारने पर मुख्य सेवक सदन में अपनी ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और बड़े जिन्होंने आज कुछ हमारे प्रमुख किसान भाइयों ने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे श्री शेर सिंह जी बागेश्वर से, यतीन सिंघल जी उधम सिंह नगर से, उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के बारे में, शेर सिंह जी ने कृषि कीवी के बारे में, सेब के बारे में कमलेश महतुलिया जी ने, और सुंदर कुमार जी ने हरिद्वार में ई रूपी के लिए जिसका आज लॉन्च हुआ है यहाँ पर, उसके लिए धन्यवाद किया है। श्री कृष्ण भंडारी ने मिलेट अल्मोड़ा से आकर उसका धन्यवाद किया है। आज के इस अवसर पर सच में आप सबके बीच में आकर बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि इतने प्रगतिशील किसान जो कृषि के क्षेत्र में नवाचार अपनाकर, नई तकनीकियों को अपनाकर, लगातार अनुसंधान करते हुए और कृषि के क्षेत्र में जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, खोजें हो रही हैं, उनको अपना रहे हैं और हमारे राज्य को भी आगे बढ़ाने में अपने साथ साथ बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज के अवसर पर जब हम आज अन्नदाताओं को समर्पित आधुनिक तकनीक से युक्त ई रूपी प्रणाली का शुभारंभ करने के साथ ही औद्यानिकी एवं कृषि विविधीकरण पर आधारित 4 महत्वाकांक्षी कृषि नीतियों की भी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी महत्वपूर्ण पहले हमारे राज्य के कृषि के क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा हमारे अन्नदाताओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2021 में ई रूपी जैसी अभिनव प्रणालियों की शुरुआत की। आज हमारी सरकार इस अत्याधुनिक तकनीकी को किसानों के हित में अपनाकर डिजिटल भुगतान प्रणाली की पारदर्शिता, प्रभावशीलता को एक नई दिशा देने जा रही है, जिसके द्वारा प्रदेश में कृषि क्षेत्र की चिन्हित पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत हमारे अन्नदाताओं को दी जाने वाली अनुदान राशि ई रूपी वाउचर के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रणाली के माध्यम से हमारे किसान भाइयों एवं बहन बिना किसी बिचौलियों के घर बैठे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ बहुत आसानी से उठा सकेंगे। जैसा गणेश जोशी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो आज
100 का 100 रुपया उनके खाते में पहुंचता है, 1 रुपये की भी उसमें कटौती नहीं होती है। और देश के अंदर एक समय ऐसा भी था जब यही 100 रुपया लाभार्थी को भेजा जाता था, जरूरतमंद को भेजा जाता था, तो उस 100 रुपये में से 85 रुपया बीच में बिचौलियों और कमीशन की भेंट चढ़ जाया करता था। देश के अंदर पारदर्शी व्यवस्था स्थापित हो रही है। उसी नवाचार को, उसी नए काम को राज्य के अंदर भी अपनाया जा रहा है। ये ई वाउचर SMS और QR कोड के रूप में किसानों के मोबाइल पर भेजा जाएगा, जैसा अभी यहाँ से श्री गौरव कुमार जी ने बड़े विस्तार से बताया, जिसके माध्यम से किसान अधिकृत केंद्रों या विक्रेताओं के पास जाकर खाद, बीज, दवा सहित विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का क्रय करके इसका लाभ उठा सकेंगे। भाइयों बहनों, जब मुझे इस प्रणाली के बारे में बताया गया तो मेरे मन में स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न उठे कि किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को इस नई प्रणाली का लाभ मिलेगा, उनको कैसे जानकारी मिलेगी और कितने प्रभावी ढंग से हमारे किसान भाई उसको समझ पाएंगे और कितना हमारे विभाग के लोग उनको समझा पाएंगे। क्या हमारे किसान भाई बहन इसे बहुत सहजता से, आसानी से अपना सकेंगे? वैसे आज हमारे किसान पहले से ही अनेक योजनाओं की जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो फसल खरीद से जुड़ी सूचनाएं हों या मौसम से जुड़ी जानकारी हो या फिर अनुदान या सब्सिडी से संबंधित कोई संदेश हो। फिर भी मैं इस योजना से जुड़े हुए सभी अधिकारीगणों से, कृषि सचिव महोदय से, अपने अन्य अधिकारियों से ये उनको सुझाव देना चाहता हूं कि आप हमारे किसान भाई बहनों को ई रूपी प्रणाली के सही और प्रभावी उपयोग हेतु समुचित उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। और जितने लोग यहाँ आए हैं वो तो भली भांति समझ ही लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सबके माध्यम से हमारे प्रदेश के एक एक किसान को इसकी जानकारी हो जाए। जिन योजनाओं की जानकारी आप सबको है, मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके माध्यम से अन्य किसान भाइयों को भी इनकी जानकारी मिले। और मैं विभाग से ये भी अपेक्षा करता हूँ कि हमारे इतने सारे प्रगतिशील किसान यहाँ पहुँचे हैं और सच में आप सबके चेहरों को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि आप सब जो काम कर रहे हैं मेहनत से, लगन से, परिश्रम से, कौशल से, निश्चित रूप से सही दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपसे मेरी अपेक्षा है कि जितनी सरकार की योजनाएं हैं, जितनी ये योजनाएं लॉन्च हुई हैं, इन योजनाओं की जानकारी एक सामान्य किसान को भी पहुंचनी चाहिए। और जो प्रशिक्षण का हमारा कार्यक्रम है, वो प्रशिक्षण का कार्यक्रम अनवरत रूप से, क्रमवार रूप से नए लोगों को भी, जैसे हम नवाचार को अपना रहे हैं, विभाग का भी काम होना चाहिए कि नए लोगों को भी जो है इस नवाचार को हम पहुंचाएं। हमारी टेक्नोलॉजी पहुंचे, हमारे अनुसंधान पहुंचे, हमारी खोजें पहुंचे, कृषि की हमारी नीतियां पहुंचे। उसके लिए जरूर आप व्यवस्था करें। इसके लिए गांव से लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। और प्रशिक्षण के साथ साथ हम अन्य जो नवाचार हम करने वाले हैं या किसानों के लिए जो हम अन्य अच्छी योजना लाने वाले हैं या पहले से चलने वाली हमारी योजनाएं हैं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा पाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में वो भी आगे बढ़ पाए। क्योंकि जब तक हमारे अन्नदाता इस नई तकनीकी का सही प्रकार से उपयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक इसका वास्तविक लाभ उन तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है यदि सही तरीके से ये जागरूकता फैलाई जाए और हमारे किसान इस नई प्रणाली को उतनी ही सहजता से अपना लेंगे जितनी तेजी से वह आज अन्य माध्यमों से जुड़ते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही हम राज्य की जटिल जलवायु,
भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोणों पर आधारित नई नई नीतियां भी बना रहे हैं। इसी क्रम में आज जहां एक और राज्य में कीवी, ड्रैगन फ्रूट, मिलेट जैसे उच्च संभावना वाले उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति और मिलेट नीति की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं सेब की तुड़ाई के बाद भंडारण, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग हेतु सेब तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना का भी आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे राज्य के समस्त पर्वतीय जनपदों की जो जलवायु है और भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो कीवी उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल हैं। अभी जैसा कृषि मंत्री जी बता रहे थे, हमने इसके बारे में कृषि मंत्री भारत सरकार को भी बहुत भली भांति अवगत कराया कि कीवी के क्षेत्र में किस प्रकार से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है और बंदरों की जो समस्या है वो बंदरों की समस्या भी कीवी के उत्पादन में हमको नहीं होती है। भारत सरकार ने भी हमको पूरा हर दृष्टि से सहयोग का आश्वासन दिया है और जितनी भी हमारे राज्य ने योजनाएं, जितने प्रस्ताव उनके समक्ष रखे, उन्होंने 100% सभी जो हमारे सुझाव थे, जो हमारी जरूरतें थी, उन सभी पर स्वीकृति प्रदान की। मैं कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी बहुत हमारे कृषक भाइयों की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की ओर से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज बाजार में कीवी की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमारी सरकार ने राज्य में कीवी नीति लागू की है। कीवी को हमने एक मिशन के रूप में लिया है और बड़ा अच्छा था। अभी बीच में हमारे वहाँ बागेश्वर के लिपि और सामा क्षेत्र से कीवी भी लेकर आए थे मेरे लिए, तो उनको आप सब भी देखेंगे तो बहुत ही सुंदर कीवी। मैं समझता हूँ कि देश में अगर सबसे अच्छी कीवियों में से एक अच्छा उत्पादन की संभावना है तो वो क्षेत्र भी हमारा जो है उस क्षेत्र में हमारे देश के अग्रणी क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है, वहाँ बहुत संभावनाएं हैं। इसी नीति के अंतर्गत अब आगामी 6 वर्षों में हम कई करोड़ रुपए की लागत से राज्य की जो 3500 हेक्टेयर भूमि है, इस पर कीवी उत्पादन को हम प्रोत्साहित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। ये हमारी आगे के कार्यक्रमों में शामिल है। इस योजना से जहां एक और लगभग 9000 किसान भाई बहनों को सीधे प्रत्यक्ष इसका लाभ मिलने वाला है, वहीं राज्य में 14000 मीट्रिक टन वार्षिक कीवी उत्पादन भी हो सकेगा। एक रिकॉर्ड कीवी का उत्पादन हमारा। तो वहीं खबर सामने आ रही है जहां बांग्लादेशी महिला और उसका पति गिरफ्तार, पुलिस कर रही जांच। साथ ही आपको बताते चले जांच में सामने आया फर्जीवाड़ा। तो भाई आपको बता दें कि उत्तराखंड में बांग्लादेशी महिला और भारतीय पति गिरफ्तार, सत्यापन में सामने आया है फर्जीवाड़ा। पति ने बनाए फर्जी दस्तावेज, कोतवाली पुलिस अब जांच कर रही है। उत्तराखंड में बांग्लादेशी महिला और पति, भारतीय पति गिरफ्तार। उत्तराखंड में बांग्लादेशी महिला और भारतीय पति गिरफ्तार, सत्यापन में सामने आया फर्जीवाड़ा। पति ने बनाए फर्जी दस्तावेज, कोतवाली पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। उत्तराखंड में बांग्लादेशी महिला और भारतीय पति गिरफ्तार। आपको बताते चले सत्यापन में सामने आया ये पूरा फर्जीवाड़ा, जहां आपको बताते चले अब पति ने फर्जी दस्तावेज बनाए थे, जिसकी अब जांच पुलिस कर रही है। तो वहीं कोतवाली पुलिस अब इसकी जांच में जुट चुकी है। बांग्लादेशी महिला और भारतीय पति गिरफ्तार फर्जीवाड़े को लेकर। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हल्द्वानी में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा मिनी स्टेडियम से शुरू होकर शहीद पार्क तक पहुंची। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र सेनाओं की वीरता और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सम्मानित करना था। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि पाकिस्तान को यह संदेश दिया गया है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करने में सक्षम है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार की यात्राएं हर वर्ष आयोजित की जाएंगी ताकि राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएम धामी भी इस यात्रा में सम्मिलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा शौर्य यात्रा के दौरान भारतीय सेना और सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि मैं भारत के सैनिकों और सभी जवानों का अभिनंदन करता हूं। ये यात्रा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि अदम्य साहस और बलिदान को नमन करने का अवसर है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट नीति की सराहना करते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे और आज हम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार करने में सफल हुए। धामी ने यह भी कहा कि तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा राष्ट्रभक्ति और सेना के पराक्रम का प्रतीक और हर नागरिक को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत के जवानों का, भारत की सेना का, हमारे सभी सशस्त्र बलों का, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, बीएसएफ, आईटीबीपी और जो भी सशस्त्र बल भारत की ओर से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे थे, उन सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबकी तरफ से अभिनंदन वीर जवानों का करता हूं। इसके साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहले ही कहा था कि हम इन दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे, इन आतंकवादियों को, इन अलगाववादियों को, इन जिहादियों को ऐसा जवाब देंगे कि कभी वो भारत की ओर मुंह उठाकर, आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। और उनकी स्पष्ट नीति के कारण से, मजबूत नेतृत्व के कारण से आज आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक वार करने में सफल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के अवसर पर देश भर में आयोजित हो रही तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, भाइयों बहनों, ये मात्र एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना के अदम्य साहस, अदम्य शौर्य और पराक्रम को नमन करने का, उनको प्रोत्साहन करने का एक अवसर है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर के चंपावत क्षेत्र में विकास के लिए 113.65 करोड़ की लागत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। इसकी जानकारी सीएम धामी ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर जानकारी दी है। सीएम धामी की प्रदेश वासियों को सौगात, विकास के लिए 113 करोड़ रुपए की सौगात। तो वहीं हरिद्वार कुंभ 2021 के दौरान कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े मामले में ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें मैक्स कॉर्पोरेट और सर्विल सहित 14 आरोपी बनाए गए हैं। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए आगामी 24 जून सुनवाई के लिए निर्धारित की है। बता दें कि ईडी इससे पहले कई जगह दबिश देकर दस्तावेज जुटाने के साथ ही पूर्व संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही कर चुकी है। तो वहीं उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम में एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। राहत की बात यह रही कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री सुरक्षित है। जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर में श्रद्धालुओं से लेकर उड़ान भरी थी। वहीं आपको कुछ ही देर बाद उसमें तकनीकी गड़बड़ी सामने आई। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को सुरक्षित स्थान पर आपात रूप से उतारा। तो वहीं रुड़की गैंग नहर कोतवाली इलाके में तेलीवाला में सीआईयू टीम की सूचना पर पुलिस और ड्रग विभाग के कथित मेडिकल आपको स्टोर्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस दौरान मेडिकल स्टोर्स में भारी मात्रा में नशीले दवाइयां 100 नार्कोटिक्स इंजेक्शन बरामद हुए हैं। वहीं टीम ने मौके पर एक युवक को भी हिरासत में लिया है। आज हमें कुछ शिकायतें भी मिली हुई थी, तो आज हम इस मेडिकल स्टोर पे आए हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल हम लोग औचक निरीक्षण के लिए आए हुए थे। देखा तो ड्रॉर में जो है ये लड़का है यहाँ पर हुसैन करके, इसने अपना नाम बताया है और ड्रॉर में इसके द्वारा जो है नार्कोटिक दवाइयाँ रखी गई। इसका कहना है कि जो उसका मालिक है आमिर, उसके द्वारा जो है यहाँ पर ला के रखी जाती है और वो कभी कभी यहाँ पे आता है और ये लड़का इसके यहाँ पे काम कर रहा है। फिलहाल हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इससे पूछताछ की जा रही है। हाँ, 137 उसके ब्यूप्रोनॉर्फिन के इंजेक्शन बरामद हुए, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। और उसके अतिरिक्त इसने कुछ जो है शीशियां जो है ऐसी रखी है, इम्पिडी है, उनमें जो है कुछ लेबल नहीं लगा हुआ, उनके भर में भर रखा है।
पर उसमें डाउट है कि उसमें कुछ ऐसा कोई नार्कोटिक पदार्थ ना हो, उसको जांच के द्वारा ही पता चला। तो वह हरिद्वार के जोरासी गांव में बदमाश ने सरेआम बंदूक से फायरिंग कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद आरोपी ने कार और कई दोपहिया वाहनों से की ताबड़तोड़ फायरिंग। आपको बताते चले, साथ ही घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों में दहशत का माहौल है। इस फायरिंग में किसी को भी गोली नहीं लगी है। मौके पर मौजूद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बदमाश ने सरेआम की फायरिंग, पुलिस ने मौके पर पहुंच बदमाश को किया गिरफ्तार। साथ ही आगे की कार्यवाही की जा रही है। बदमाश ने सरेआम की फायरिंग, दोपहिया वाहनों में की ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस ने आरोपी को मौके से किया गिरफ्तार। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां हरियाणा नू से 23 बांग्लादेशी गिरफ्तार। अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे सभी बांग्लादेशी। यूपी में भी पकड़े गए 90 बांग्लादेशी नागरिक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो वहीं हरियाणा न्यू से 23 बांग्लादेशी को गिरफ्तार कर चुके हैं। अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे सभी बांग्लादेशी। यूपी में भी पकड़े गए 90 बांग्लादेशी। मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। अवैध तरीके से भारत में ये बांग्लादेशी रह रहे थे। वहीं हरियाणा में से ये 23 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे सभी बांग्लादेशी। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। लगातार बांग्लादेशियों के देश में रहने की खबर सामने आ रही है, जहां अवैध तरीके से भारत में ये सभी बांग्लादेशी रह रहे थे। नू से 23 बांग्लादेशी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। अवैध तरीके से रह रहे थे सभी बांग्लादेशी, जिन पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इन 23 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। मामले की जांच में भी अब पुलिस जुट चुकी है। तो वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस अब लगातार जांच कर रही है। तो वहीं भारत ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। ये डेलीगेशन 22 मई के बाद विदेश यात्रा पर रवाना होंगे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से संपर्क करेंगे। इस पहल के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से भी सांसद शशि थरूर एक डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा अन्य 2 डेलीगेशन की अगुवाई करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य है कि दुनिया को यह दिखाना कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केवल अपनी ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति की लड़ाई भी लड़ रहा है। यह अभियान भारत की कूटनीति, सक्रियता और बहुपक्षीय समर्थन जुटाने की रणनीति का हिस्सा है। तो वहीं आपको बताते चले 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया गया। आतंकवाद के खिलाफ जुटेगा वैश्विक समर्थन। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।